स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और सबसे पहले बात करेंगे मदरसों पर हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन की। तो राज्य में मदरसों की जांच चल रही है और जगह जगह अवैध मदरसों पर खुलासे हो रहे हैं। अब सीएम धामी ने और ज्यादा सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। सीएम धामी ने साफ कह दिया है मदरसों के वेरिफिकेशन के बाद कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही कहा कि मदरसों में हो रही फंडिंग की भी जांच होगी। सीएम धामी के आदेश पर उत्तराखंड में चल रहे मदरसों की जांच चल रही है और इसी के तहत जांच के बाद अवैध मदरसों का खुलासा हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लोगों के लिए एक आदर्श जगह रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से देहरादून, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर से मदरसों से बच्चों के यौन शोषण की खबरें आनी शुरू हुई, उसने मदरसों को लेकर सभी के कान खड़े कर दिए। कुछ संदिग्ध इनपुट मिले तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इनकी जांच के आदेश कर दिए। अब जांच में जो सच सामने आ रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। उत्तराखंड में अवैध मजारों से भी ज्यादा अवैध मदरसों की तादाद हो गई है। ऊधम सिंह नगर के बाद राजधानी देहरादून में चल रहे 93 मदरसों में से डोईवाला, देहरादून, विकास नगर तहसील में 57 मदरसे गैर पंजीकृत पाए गए हैं। इन मदरसों में 3000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें से 300 बच्चे दूसरे प्रदेश के भी हैं। देखिए, अवैध चाहे मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण हो, ये किसी भी कीमत पर देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। देवभूमि का ये एक मूल स्वरूप है। यहाँ के बारे में पूरे देश दुनिया की एक अलग सोच है, आस्था है, श्रद्धा का ये स्थान है, धर्म की, अध्यात्म की, आयुष की ये भूमि है। तो अतिक्रमण हम हटाएंगे और अवैध मदरसे उनका सत्यापन करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी उसको देखेगा, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उस पर पूरी निगरानी करते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव भी चला। देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 34 अवैध मदरसे बॉर्डर एरिया, विकास नगर और सहारनपुर में चल रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जो भी मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं, इनकी गंभीर जांच की जाएगी। मदरसों में फंडिंग कहां से आ रही है, इनके भी लिंक क्या है, मदरसा संचालकों का इतिहास क्या है, ये सभी पॉइंट जांच के दायरे में होंगे। ये सभी चीजें जांच में आएंगी। फंडिंग कहां से हुई है, कहां से इनके लिंक हैं, कहां से ये आए हुए हैं, क्या इनकी पृष्ठभूमि रही है। देहरादून में हर गली नुक्कड़ पर बनी मजारों के बाद अभियान अब मदरसों तक पहुंच गया है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए मजारों को पूरी तरह ध्वस्त करने के बाद अब बारी बच्चों की आड़ में संदिग्ध गतिविधियों में शामिल अवैध मदरसों और उनके संचालकों की है, जिनकी इन दिनों पक्की पड़ताल चल रही है। कुलदीप चौहान के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। रुड़की के पास अकबरपुर गांव में स्टेट बैंक की मिनी शाखा में घोटाले का आरोप लगा है। ग्रामीणों का आरोप है कि मिनी शाखा संचालक लोगों की करोड़ों की जमा पूंजी लेकर फरार हो गया और इस दौरान ग्रामीणों ने बैंक शाखा पहुंचकर हंगामा किया। यहां करीब 2000 लोगों ने खाते खुलवाए थे, जो अब अपने ही पैसे के लिए भटक रहे हैं। पुलिस का कहना है कि शिकायत आने पर कार्रवाई की जाएगी। मजदूर के, गरीब आदमी के पेंशन के पैसा होते तो उसका जो जिसके नाम से शाखा थी वो उसका नाम प्रणव था, तो लेकर 10-12 करोड़ रुपये लेकर भागा। 10-12 करोड़ रुपये लेकर भागा। गरीब आदमी बेचारे, किसी ने अपने क्या नाम शादी, लड़की की शादी करनी थी, इसलिए इकट्ठे कर रखे थे। भाई लड़की की शादी करोगे, एक मरा। और देहरादून से बड़ी खबर है, बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की लिस्ट में 40 नाम शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड में बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का भी नाम लिस्ट में शामिल है, जबकि अनिल बलूनी समेत सभी सांसद भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं देहरादून से खबर। बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की लिस्ट में 40 नाम है। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड में बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का भी नाम है, जबकि अनिल बलूनी समेत सभी सांसद भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं।
पिथौरागढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस के अंदर कई बवाल खड़े हो गए। टिकट का ऐलान होने के बाद जहां विधायक मयूख मेहर ने बगावत कर अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया, वहीं महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अब विधायक मेहर पर हमलावर हैं। आखिर क्या है ये पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस और विवादों का वैसे तो चोली दामन का साथ है, इस चुनाव में भी ऐसा ही दिख रहा है। पहले टिकट नहीं मिलने पर जहां विधायक मयूख मेहर ने मोनिका मेहर को निर्दलीय मैदान में उतर डाला और पार्टी से बगावत कर दी, तो वहीं अब टिकट की दावेदार रही भावना नगर कोटी ने विधायक मयूख मेहर पर मारपीट का आरोप जड़ दिया है। भावना का आरोप है कि दौला में प्रचार के दौरान विधायक ने उनके पति के साथ मारपीट की है। भावना के आरोप पर सोशल मीडिया भी पटा है। आलम यह है कि कोई भावना के पक्ष में है तो कोई उनके आरोपों को झूठा करार दे रहा है। तो विधायक जी को भी वहाँ पर गुस्सा आया जरूर है, उनका हाथ उठा है, लेकिन कोई ऐसी शारीरिक घाव या शारीरिक तौर पर कोई भी घाव या निशान नहीं हुआ। सिर्फ एक थप्पड़ के तौर पर एक हाथ उठा था, जिस पर मुझे काफ़ी पीड़ा हुई कि इतने साल विधायक जी की हमने सेवा की। और विधायक पर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए सोशल मीडिया में उनकी पत्नी भी कूदी। यही नहीं, विधायक की माने तो राजनीतिक लाभ के लिए भावना की भावना से खेला जा रहा है। इस मामले को लेकर भावना या फिर उनके पति तो पुलिस में नहीं गए, लेकिन विधायक मेहर ने पुलिस से दूध का दूध और पानी का पानी करने की मांग की है। विधायक ने चेतावनी भी दी है कि अगर पुलिस सच को सामने नहीं लाती है तो वो धरना देने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि उनकी इमेज को खराब किया जा रहा है। तो अगर हमने उन्हें मारा था तो भूपेश नगर कोटी जी को कहीं न कहीं पे चोट आई होंगी, घाव हुए होंगे, खून बहा होगा, तो उनने उनको अस्पताल में जाकर उनका मेडिकल करना था, हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी थी और पुलिस कार्रवाई करनी थी। न उनका मेडिकल हुआ, न पुलिस कार्रवाई हुई, न एफआईआर हुआ। निकाय चुनाव में पिथौरागढ़ में कई ड्रामे देखने को मिल रहे हैं। दोनों दलों में मची बगावत के बाद मारपीट के आरोप से उठा सियासी तूफान कब और कहां कैसे थमेगा, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़े नेताओं की गलतियां तो माफ हो जाती हैं, छोटे नेता नाप दिए जाते हैं। निकाय चुनाव में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। बगावत करने वाले बड़े नेता और यहां तक कि विधायक भी बेपरवाह घूम रहे हैं और छोटे नेताओं पर एक्शन हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस में बड़े नेता भले कितनी बड़ी गलती कर दें, कांग्रेस का हाईकमान कार्रवाई से कतराता है और छोटे कार्यकर्ता को बलि का बकरा बना दिया जाता है। कुछ यही काम निकाय चुनाव में हो रहा है। ऋषिकेश में कांग्रेस ने 3 बागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बागी होकर चुनाव लड़ रहे दिनेश मास्टर, सुधीर राय और महेंद्र सिंह को अनुशासनहीनता पर 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया। इसी तरह देहरादून में होटल में हुए विवाद पर महानगर कांग्रेस ने 3 कार्यकर्ताओं को निष्कासित किया। वहीं पार्टी छोड़ने के बाद पिथौरागढ़ के मसले पर मथुरा दत्त जोशी को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। लेकिन हैरानी देखिए, कांग्रेस के खिलाफ खुली बगावत करने वाले पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर और रुड़की से जशपाल राणा पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मयूख मेहर तो बाकायदा निर्दलीय का प्रचार अभियान भी खुद चला रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के मुताबिक कार्रवाई सब पर होगी, बड़े नेताओं पर फैसला हाईकमान लेगा। वहीं 48 साल तक कांग्रेस में रहे मथुरा दत्त जोशी के मुताबिक कांग्रेस में बड़े मगरमच्छों का कुछ नहीं बिगड़ता। जो जिला स्तर से जिन पर कार्रवाई हो सकती है वो जिला स्तर से उन पर कार्रवाई हुई है। जो पीसीसी के मेंबर्स हैं उनको हम कार्रवाई कर रहे हैं और 1-2 लोग ऐसे हैं जो एआईसीसी से संबंधित हैं, उनको एआईसीसी को लिखा गया है। एआईसीसी से जल्दी ही उस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा। ये कांग्रेस है और बदली भी कांग्रेस है, ये राहुल गांधी और खड़गे की कांग्रेस है। ये वो कांग्रेस नहीं है कि कुछ भी कर लो और सहन कर ले, क्योंकि इस समय कैडर का सवाल है और कैडर कांग्रेस का मजबूत हुआ है। रूप से छोटे नेताओं के लिए ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्रवाई करती है। जो बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े नेता हैं, जो ब्लैकमेल करने का काम करते हैं, जो उनकी पार्टी को नुकसान कर रहे हैं, उनको पोषित करने का काम कर रही है पार्टी। अच्छी बात है, वो तो उनकी पार्टी है, उनको मुबारक है, वो किस पर कार्रवाई करे न करे। कांग्रेस में राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मसला रहा हो या फिर अब निकाय चुनाव में विधायक की बगावत का, बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने में कांग्रेस का हाईकमान दम नहीं दिखा पाता और हर बार छोटे नेताओं पर कार्रवाई करके पार्टी इतिश्री कर देती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।
समाजवादी पार्टी का भले ही उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जनाधार हो, लेकिन पहाड़ी राज्य में कोई खास दखल नहीं है। लेकिन यूपी की जनाधार वाली इस पार्टी ने इस बार के निकाय चुनाव में खूब हलचल मचा रखी है। खासतौर पर हल्द्वानी में एसपी के वोट बैंक को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ चुके हैं। कुमाऊं के इस सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी की सियासत के केंद्र में भले ही कमल का फूल और पंजा हो, लेकिन इस पर साइकिल वाली सपा की सियासत भी कम नहीं। और उसकी वजह है हल्द्वानी में रहने वाले 55,000 मुसलमान, जिनके कारण यहाँ सपा का सालों से अस्तित्व है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया, लिहाजा बीजेपी ने इसे राज्य के आंदोलनकारियों के खिलाफ बर्बरता करने वाली समाजवादी पार्टी से जोड़कर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिस समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में मसूरी गोलीकांड क्या हो, जिसमें हमारे युवाओं की डेथ हुई, जिस समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में खटीमा जैसा नरसंहार हुआ हो, ऐसी समाजवादी पार्टी का समर्थन लेना मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लिए पतन का रास्ता उसके लिए खोल गया। और निश्चित रूप से जो लोग अपने बोर्ड में लिख रहे हैं कि राज्य आंदोलनकारी, उनका अगर जमीर जिंदा है और अपने को राज्य आंदोलनकारी मानते हैं तो उन्हें राज्य आंदोलनकारी जो लाइन है उसको हटा देना चाहिए। दरअसल उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इसी सरकार के दौरान मसूरी, मुजफ्फरनगर, खटीमा और रामपुर तिराहा जैसे कांड हुए, जिसके लिए राज्य की जनता आज तक समाजवादी पार्टी को दोषी मानती है। और हल्द्वानी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन इसलिए बीजेपी के निशाने पर है। लेकिन कांग्रेस ने इस सब के बीच स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को पद्म सम्मान के बहाने बीजेपी पर पलटवार किया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अपने वोटर को स्वतंत्र करार देकर मामला और उलझा दिया है। बेफालतू की बातों करने से भैया 2023 में या 24 में किसने उन्हें पद्मश्री दी थी? किसकी सरकार ने पद्मश्री दी थी? मुजफ्फरनगर कांड अगर मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय हुआ, उसको पद्मश्री किसने दी थी ये बताओ उनको। देखो, जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं, इधर उधर दाएं बाएं नहीं निकलना चाहिए, उनको दूसरा पत्थर मारने की वो कोई नहीं। दरअसल हल्द्वानी नगर निगम में तकरीबन 40,000 मुस्लिम मतदाता हैं, जिसमें से बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी का वोटर है, जो अपनी ताकत अभी तक हुए नगर निगम चुनाव में दिखाता रहा है। लेकिन इस बार का चुनावी गणित बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने मैदान छोड़ दिया है, जिसे कांग्रेस अपने लिए फायदेमंद मान रही है। और बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का यही गठजोड़ है, जिस पर राज्य आंदोलनकारी के बहाने बीजेपी निशाना हमला बोल रही है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। शहर के सटीक समीकरण में आज बात करेंगे देहरादून से लगे विकास नगर की। तो विकास नगर पालिका अध्यक्ष बनने के लिए सभी उम्मीदवारों ने रात दिन एक किया हुआ है। इस सीट पर वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही सीधा मुकाबला हो रहा है, लेकिन कुछ निर्दलीय भी खेल बिगाड़ सकते हैं। विकास नगर से देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। उन्नीस 1971 में वजूद में आए विकास नगर नगर पालिका में कुल 11 वार्ड हैं। जब नगर पालिका का चुनाव होना है तो शहर के मुद्दे बहुत अहम हो जाते हैं और दोनों ही पार्टियां विकास नगर नगर पालिका के चेयरमैन की सीट को अहम मान रही हैं। इस सीट पर नगर पालिका के अध्यक्ष का फैसला यहाँ की 21,000 से ज्यादा के वोटर्स करेंगे, जिसमें 10,922 पुरुष मतदाता हैं, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 10,391 है, जो 23 जनवरी को 9 मतदान केंद्रों पर वोटिंग करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने नगर पालिका विकास नगर में अपने प्रत्याशियों को पूरे दमखम के साथ मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस ने जहां धीरज नोटियाल को मैदान में उतारा है, तो जो विकास नगर में घर घर जाकर जनता से अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं और जनता का साथ मिलने का दावा भी कर रहे हैं। देखिए, विकास नगर जो हमारा नगर पालिका क्षेत्र है, यहाँ पर 1 से लेके 11 तक वार्ड है और मैं हर वार्ड की हर समस्या से वाकिफ़ हूँ। और अभी मैं एक मैनिफेस्टो भी बनाऊंगा और सर्वप्रथम तो मेरे को विकास नगर की जनता का आशीर्वाद है और जो भी यहाँ की समस्याएं होंगी उसका निस्तारण किया जाएगा। बहुत अच्छा हमको जो है सहयोग मिल रहा है।
बीजेपी ने पूजा चौहान गर्ग पर भरोसा जताया है। चेहरा नया है, लेकिन बीजेपी इस सीट पर अपना परचम लहराना चाहती है, जिसके चलते ऐसी महिला को मैदान में उतारा गया है जो अनुसूचित जनजाति और वैश्य समाज से ताल्लुक रखती हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी का दावा है कि विकासनगर की जनता उन्हें ही अपना आशीर्वाद देगी। दोष है कि सारे ही कार्य यहाँ पे बहुत अच्छे से हो रहे हैं। जो कार्य नहीं हुए हैं, आगे उन कार्यों को कंटिन्यू करने के लिए भी हमारी सरकार का आना दोबारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है। तो अगर सारे में बीजेपी होगी तो विकास दुगनी गति से होगा यहाँ पर। यही सब लोगों का मुद्दा है कि कहीं पे भी अगर कोई परेशानी है, अगर वो उस चीज़ को लेके मेरे पास आते हैं तो उनका ये कहना है कि आप उन्हें अच्छे से सॉल्व करके हमें दें। तो अपनी उस पर अच्छे से अच्छा करना चाहूँगी। दोनों ही प्रत्याशी जहां पूरे दमखम के साथ मैदान में डटे हैं, तो विकासनगर की जनता भी ऐसे प्रत्याशी को खोज रही है जो उनके मुद्दों पर काम कर सके। और अगर विकासनगर के मुद्दों की बात करें तो शहर में सड़क, नाली, पार्किंग, साफ सफाई, बाजारों में जाम की समस्या और महिला सुरक्षा के साथ जनता के कई और भी मुद्दे हैं। जनता का कहना है कि जो भी प्रत्याशी इन मुद्दों पर जनता को आश्वस्त करेगा, इनको संभालेगा, वही वोट का हकदार होगा। क्या है, सिक्योरिटी हमारे लिए सिक्योरिटी नहीं है। बहुत सारे हमारे जैसे कॉलोनी होती है, सब कुछ होता है, पर हम चाहते हैं कि एग्जिट जहाँ पर है और एंट्रेंस है वहाँ पर कैमरे हो। नगर पालिका अगर ये भी कर ले तो एक सिक्योरिटी है, चोरियाँ कम हो जाएगी। ऐसे छोटे छोटे बहुत इशू है। तो हम यही चाहते हैं कि जीते वही जिसे अच्छा अनुभव हो, हमारी बात सुने, जीतने के बाद भी वो हमारे पास आए, राउंड पे चले कि सब हो रहा है। कूड़ा बहुत हो रहा है, जगह जगह पे कूड़ा है। ये जो चुनाव हो रहे हैं नगर पालिका के, ये बड़े अहम चुनाव है 2025 के। ये जो है यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत विकट स्थिति है मार्केट की भी। यहाँ पे पार्किंग की भी बड़ी समस्या है। आए दिन यहाँ पे गाड़ियों से भी भरा भुरा रहता है, तो लोगों को चलने में बड़ी दिक्कत है। और बहुत यहाँ पे वो है, सीवरेज का है। और जो इन्होंने नए वो क्या बोलते हैं, ये वार्ड्स बनाए हैं पिछले जो, उसमें भी कोई काम पूरा नहीं हुआ है। बात यह है कि हमें वोट किसे देना है, लेकिन हमें वोट उसे देना है सर कि जो हमें अच्छी चीज़ें कर सके हमारे लिए, जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। और वोट हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसका यूज बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। ये देख के करना चाहिए कि कौन किसे वोट दे रहा है, कांग्रेस को दो या भाजपा को दो, लेकिन वोट का अधिकार सक्सेसफुल होना चाहिए। मैं दोनों टक्कर में है, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि सबसे टक्कर में तो दोनों ही हैं, कांग्रेस भी और भाजपा भी, लेकिन वोट किसे देनी चाहिए वो जनता तय करेगी। विकासनगर में दोनों ही पार्टी चुनाव में एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रही हैं। जीत के लिए कोई भी पार्टी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। अब जनता इस सीट पर अपने मुद्दों के हिसाब से जीत तय करेगी। विकासनगर से न्यूज़ 18 के लिए कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। हरिद्वार में उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन ने जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मैदान में खिलाड़ियों के साथ कबड्डी में हाथ आजमाया और राष्ट्रीय खेलों के कैंप में तैयारी कर रहे खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में 38वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना गर्व का विषय है। सरकार के साथ साथ पूरा उत्तराखंड यहां आने वाले खिलाड़ियों के भव्य स्वागत के लिए तैयार है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और देवभूमि आने पर सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे यहाँ इस बार हो रहा है। ये हमारे लिए, सबके लिए, पूरे राज्यवासियों के लिए बहुत बड़ा अवसर है और राज्य भर के लोग आने वाले खिलाड़ियों का सभी स्वागत करेंगे। पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए एक हमारे लिए बहुत बड़ा आयोजन है, इसको हम बहुत भव्य बनाएंगे। गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। बजट में उत्तराखंड और खास तौर पर गढ़वाल के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसे लेकर बातचीत हुई। साथ ही इस पर भी चर्चा हुई कि पहाड़ों में पलायन रोकने और इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है।
अनिल बलूनी ने अपनी गढ़वाल लोकसभा में कुछ जगहों पर बैंक शाखाओं को जल्द खोलने का निवेदन किया ताकि बैंकिंग सुविधाएं दूर दराज तक पहुंच सकें। साथ ही पौड़ी में बहुउद्देशीय प्लानिटेरियम और माउंटेन म्यूजियम के लिए भी आर्थिक निधि देने की मांग की है। वित्त मंत्री ने अनिल बलूनी के सारे कामों पर सकारात्मक काम होने का आश्वासन दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को लेकर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की पहली मीटिंग हुई है। पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति की पहली बैठक में कानून मंत्रालय द्वारा जेपीसी सदस्यों को दोनों प्रस्तावित कानून के प्रावधानों से अवगत कराया गया। बैठक में जेपीसी सदस्य और बीजेपी सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन की इस पहली मीटिंग में सभी सदस्यों ने कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने पर सहमति जताई। अगले सत्र में इसका प्रस्ताव दिया जाएगा। समिति को बजट सत्र के अंतिम हफ्ते के पहले दिन तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर दिया गया है। हालांकि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार का दावा है इससे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी और वित्तीय बोझ कम होगा। मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर देने से हर साल वेतन में ही 100 करोड़ की बचत होगी। साथ ही ऑपरेशनल कॉस्ट के तौर पर 50 करोड़ का बोझ कम होगा। यही नहीं, भविष्य में पैरामेडिकल और सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के विस्तार का जो 200 करोड़ खर्च होगा वो भी बचेगा। अस्पताल को चलाने वाली संस्था एक साथ 6 करोड़ की फीस देगी और हर साल राज्य सरकार को 2.5 करोड़ का राजस्व भी मिलेगा। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। नैनीताल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आज बार एसोसिएशन पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया और वकीलों की समस्याओं को भी रखा। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई पूर्व राज्य मंत्री सरिता नेगी ने गोदियाल पर आरोप लगाए। गोदियाल ने कहा कि टिकट सिर्फ एक को ही मिल सकता है। रुड़की में कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी पूजा गुप्ता ने शहर के कई वार्डों में जनसंपर्क किया और लोगों से वोट देने की अपील की। हरिद्वार में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। डीएम का कहना है कि चुनाव को निष्पक्ष संपन्न करवाया जाएगा। पिथौरागढ़ में निकाय चुनाव को लेकर मास्टर ट्रेनर्स को जीआईसी में ट्रेनिंग दी गई है और प्रक्रिया बताई गई है। अल्मोड़ा के एनटीडी में 12 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। रुड़की के गंगनहर इलाके में 10 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। विकास नगर में चेकिंग के दौरान गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। तस्कर के पास से 1.5 किलो गांजा बरामद। विकास नगर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी से 8 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद। बागेश्वर में दुर्गम गांव तमिला बगड़ के लोगों ने पानी को लेकर मुख्यालय में प्रदर्शन किया। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।